मैं पुनर्जन्म लेकर एक परम शक्तिशाली 4 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पर घमंड कर पाता, मुझे पूर्वज ड्रैगन जुलोंग ने ड्रैगन कबीले से बाहर निकाल दिया और 10,000 साल के लिए समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि मैंने घुटने टेक कर जुलोंग से भीख मांगी कि वह मुझे कुछ और 10,000 सालों के लिए वहीं कैद रखे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा पुनर्जन्म ड्रैगन हार्न ट्रिब्युलेशन के द्वार में हुआ था। इस प्राचीन प्रिमोर्डियल दुनिया में, जहां गोल्डन इमॉर्टल्स की हैसियत कुत्तों से भी बदतर है और दालुओं हर जगह घूमते हैं, मैं भले ही ड्रैगन कबीले का एक शुद्ध रक्त 4 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन था, लेकिन इस महायुद्ध में मेरी हैसियत सिर्फ कैनन फोडर जैसी ही थी। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मेरे पास केवल 2 ही रास्ते थे। एक, ड्रैगन कबीले से भाग जाना और तबाही खत्म होने तक किसी गुप्त जगह पर छिप जाना। 2, जुलोंग को युद्ध रोकने के लिए मनाना। लेकिन ये दोनों ही रास्ते बेहद मुश्किल थे। ड्रैगन पैलेस को छोड़ना तो आसान था, लेकिन अगर ड्रैगन कबीले के शक्तिशाली योद्धाओं को मेरे भागने का पता चल जाता तो वे मुझे गद्दार मानकर मौत के घाट उतार देते। ऊपर से इस समय पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तो कोई सुरक्षित जगह ढूंढना नामुमकिन जैसा था। जहां तक जुलोंग को युद्ध रोकने के लिए मनाने की बात थी, तो वह तो बिल्कुल ख्याली पुलाव था। इस समय ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन तीनों कबीले आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। वे इतनी आसानी से युद्ध कैसे रोक देते? इसके अलावा इस महायुद्ध के पीछे का असली सच दूसरों को भले न पता हो, लेकिन एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में मुझे सब पता था। इस सब के पीछे डेमन कबीले के लोहाओ का हाथ था, जो इस युद्ध की आड़ में खुद को संत साबित करना चाहता था। लोहाओ की ताकत जुलोंग, युआनफेंग और शिकलिन से भी कहीं ज्यादा थी, और वह महान पूर्वज होंगजुन से भी सीधे टकराने की ताकत रखता था। जब मैं अपनी इस लाचारी पर मन ही मन दुखी हो रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपके साथ गॉड लेवल चॉइस सिस्टम बाइंड हो गया है। आप जो भी विकल्प चुनेंगे उसके अनुसार आपको इनाम मिलेगा। ये सुनते ही मेरे दिल का सारा अंधेरा गायब हो गया। आखिरकार मेरी जादुई ताकत गोल्डन फिंगर आ ही गई थी। इसके बाद सिस्टम ने मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे 3 विकल्प दिए। पहला विकल्प, नियति का पालन करना और ड्रैगन सेना के सेनापति के रूप में युद्ध में उतरना। इनाम, आदिम खजाना, काओस क्लॉक। दूसरा विकल्प, किसी सुरक्षित जगह पर दुबक जाना और इस महाप्रलय के खत्म होने के बाद ही बाहर आना। इनाम, एक सर्वोच्च साधना स्थल। तीसरा विकल्प, जुलोंग को, ड्रैगन कबीले को इस विनाशकारी युद्ध से बाहर निकालने के लिए मनाना। इनाम, कैओस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की 50% ओरिजिन एनर्जी। ये सब सुनने के बाद मैंने सबसे पहले विकल्प को खारिज कर दिया, क्योंकि भले ही मुझे वह खजाना मिल जाता, लेकिन उसे संभालने के लिए मेरी किस्मत भी वैसी होनी चाहिए थी। और दूसरा विकल्प तो बिल्कुल बकवास था। इस समय पूरे होंगहुआंग में मेरे छिपने के लिए सुरक्षित जगह ही कहां थी। इसलिए मेरे पास केवल आखिरी विकल्प ही बचा था, जुलोंग को युद्ध छोड़कर एकांतवास में जाने के लिए मनाना। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम ने मुझसे सफल होने की शर्त नहीं रखी थी। मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ समझा भी दूंगा तो भी मेरा मिशन पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी तीसरे विकल्प का इनाम बेहद शानदार था। आपको बता दूं कि कैओस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन 3000 कैओस गॉड डेमन्स में से एक था। अगर मैंने उसकी 50% ओरिजिन एनर्जी को अपने भीतर समा लिया, तो हो सकता है कि मेरी जन्मजात फाउंडेशन सीधे जुलोंग के बराबर हो जाए। यह सोचते ही मैंने तुरंत अपने विशाल ड्रैगन शरीर को संभाला और जुलोंग से मिलने चल पड़ा। जल्द ही मैं ड्रैगन पैलेस के मुख्यालय पहुंच गया। उस समय जुलोंग का चमचमाता सुनहरा शरीर एक विशाल खंभे से लिपटा हुआ था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा, पूर्वज, आपका यह वंशज आपको पूरे ड्रैगन कबीले को लेकर युद्ध से पीछे हटने और एकांतवास में जाने की सलाह देने आया है। मेरी यह बात सुनते ही जुलोंग अगबूला हो गया। उसकी भयानक और दमनकारी ऑरा तुरंत मुझ पर टूट पड़ी। नतीजा यह हुआ कि मेरी सलाह मानने के बजाय मुझे ड्रैगन कबीले की वंशावली से बेदखल कर दिया गया और साथ ही 10,000 साल की कैद की सजा सुना दी गई। अपने ड्रैगन शरीर पर लिपटी लोहे की भारी जंजीरों और चारों तरफ के इस घने अंधेरे को देखकर मैं रोने के बजाय खुशी से हंस पड़ा, क्योंकि ठीक उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि मेरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और कैओस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की 50% मूल ऊर्जा मुझे मिल चुकी है। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर रिफाइन करना शुरू कर दिया। मेरे कैद होने से ड्रैगन कबीले में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पूरी होंगहुआंग दुनिया लगातार महायुद्ध की आग में जलती रही। देखते ही देखते, पलक झपकते ही 8,000 साल बीत गए। इन सालों में ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन कबीलों के बीच सैकड़ों भयानक लड़ाइयां हुईं। लगभग हर युद्ध में बड़े बड़े दालुओ जिनशन मारे जा रहे थे और ताई जिनशन की मौतों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। तीनों कबीलों को न केवल भारी जानमाल का नुकसान हुआ, बल्कि उनकी सदियों पुरानी बुनियाद भी पूरी तरह हिल चुकी थी। और इस विनाशकारी महायुद्ध के पीछे हमेशा से एक अदृश्य हाथ इस पूरे महायुद्ध को पीछे से नियंत्रित कर रहा था। तीनों कबीलों को धीरे धीरे इस बड़ी साजिश का एहसास होने लगा था। इसलिए लगभग एक ही समय पर उन्होंने एक दूसरे के पास शांति दूत भेजकर सुलह करने की कोशिश की। लेकिन इसी समय होंगहुआंग के माउंट शुमी पर
काले कपड़ों में लिपटा लुओ हो अपने 12 ग्रेड ब्लैक लोटस पर विराजमान था। जब उसने सुना कि तीनों कबीले युद्ध रोकना चाहते हैं तो वह तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, मैंने लुओ हो ने 1 लाख सालों तक यह योजना इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम तीनों कबीले आपस में सुलह कर लो। मैं तो तुम्हारी पूरी बर्बादी का इंतजार कर रहा था। तुम चाहकर भी अब इस युद्ध को नहीं रोक सकते। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने परम लक्ष्य को हासिल करने से बस एक कदम दूर है। इसके लिए तीनों कबीलों के सभी शक्तिशाली योद्धाओं का मारा जाना बेहद जरूरी था। यह सोचते ही लुओहो अपने काले कमल के साथ वहां से गायब हो गया। जल्द ही जुलोंग को खबर मिली कि उसका भेजा हुआ शांतिदूत फिनिक्स कबीले के इलाके में मारा गया है। गुस्से से पागल होकर उसने तुरंत अपनी 1 लाख ड्रैगन सेना युद्ध के मैदान में उतार दी और कबीले के 3 महान क्वासी सेंट्स में से एक यिंगलोंग को सेनापति नियुक्त किया। उधर शिकलिन को भी खबर मिली कि उसका सबसे छोटा बेटा, जिसे उसने शांति का संदेश देकर भेजा था, उसे ड्रैगन कबीले के एक सेनापति ने बेरहमी से मार डाला है। शिकलिन की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसने गुस्से में अपनी पूरी सेना के साथ ड्रैगन कबीले पर सीधा धावा बोल दिया। देखते ही देखते पूरा होंगवांग पूरी तरह से तबाह होने लगा और इस महाविनाश को रचने वाला लुओ हो अंधेरे में छिपा चुपचाप सब देख रहा था। उसी समय माउंट यूजिंग की अपनी गुफा में क्रिएशन जेड प्लेट का ध्यान कर रहे एंसेस्टर होंगजून अचानक रुक गए। उनकी नजरें सीधे तीनों कबीलों के युद्ध के मैदान पर जा टिकीं। उनके शांत चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई और उन्होंने एक ठंडी सांस ली। तीनों कबीलों का यह युद्ध बेहद भयानक था, लेकिन वह खुद इस समय अपनी साधना के अंतिम चरण 3 कॉर्प्स सेवेरेंस में थे, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पलक झपकते ही 1000 साल और बीत गए। आखिरकार तीनों कबीलों का यह अंतिम युद्ध अपने अंत पर पहुंच गया। इस युद्ध में ड्रैगन कबीले को एक नाम मात्र की जीत मिली। जुलोंग ने युद्ध के मैदान में बचे खुचे मुट्ठी भर घायल सैनिकों को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि ड्रैगन कबीले के मुकाबले फीनिक्स कबीले के शुद्ध रक्त वाले फीनिक्स अब 100 से भी कम बचे थे और किलिन कबीले का हाल तो और भी बुरा था। वहां केवल 10-12 किलिन ही जिंदा बचे थे। तभी अचानक एक भयानक घटना घटी। काले कोहरे से लिपटी एक परछाई अचानक प्रकट हुई और उसने पलक झपकते ही युआन फेंग को मार डाला। यह देखकर जुलोंग का दिल दहल गया और उसे एक गहरी अनहोनी का एहसास हुआ। तभी वह काली परछाई शिकलिन की तरफ तेजी से झपटी। जुलोंग यह देखकर हैरान रह गया और बिना एक पल गंवाए उस काली परछाई की तरफ लपका। इस नाजुक मुद्दे पर पीछे मुड़कर देखते हुए उसे इस महायुद्ध के पीछे छिपी कई संदिग्ध बातें समझ में आने लगीं। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी और तीनों कबीलों के लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी समय उसे अचानक मेरा ख्याल आया, उसी छोटे ड्रैगन का जिसने उसे युद्ध रोकने की सलाह दी थी। न जाने क्यों उसके दिल में एक गहरी आवाज उठी कि कैद किया गया वह छोटा ड्रैगन, यानी मैं ही अब ड्रैगन कबीले की आखिरी उम्मीद हूं। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ से एक लाल रंग की दिव्य रोशनी छोड़ी। वह रोशनी आसमान को चीरते हुए सीधे मेरी तरफ तेजी से बढ़ी। इसके बाद जुलोंग और शिकलिन दोनों मिलकर लोहाओं पर टूट पड़े। इस समय माउंट यूजिंग पर पूर्वज होंगजुन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में गहरा झटका और बेचैनी साफ दिख रही थी, क्योंकि अभी अभी हेवनली डाउ ने उन्हें संकेत दिया था कि लुओ हो संहार के मार्ग के जरिए परम ज्ञान प्राप्त करने वाला है। अब पूर्वज होंगजुन भी तीनों कबीलों के इस महायुद्ध का असली सच समझ चुके थे। निश्चित रूप से इसके पीछे लुओहो का ही हाथ था। अगर लुओहो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता तो पूरी होंगवांग दुनिया संहार और तबाही से भरी एक डेमनिक वर्ल्ड में बदल जाती। लेकिन पूर्वज होंगजुन के लिए यह एक सुनहरा मौका भी था। अगर वे लुओहो को मारने में सफल हो जाते तो उन्हें असीमित दिव्य पुण्य मिलता, जो उनके संत बनने का जरिया बनता। इसलिए वे इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उधर पूर्वी समुद्र की गहराइयों में बनी उस ड्रैगन जेल के अंदर कैओस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की मूल ऊर्जा को रिफाइन कर रहे मेरे कदम अचानक रुक गए, क्योंकि मेरे ठीक सामने एक लाल रंग की दिव्य तलवार आकर धंस गई थी। मैंने कुछ पल हिचकिचाने के बाद अपने ड्रैगन के पंजों से उसे बाहर खींच लिया। अगले ही पल मेरे दिमाग में अचानक जुलोंग की आवाज गूंज उठी, माओइंग, तुम शुरुआत से ही सही थे। मुझे बेहद पछतावा है कि मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस समय हालात बहुत खराब हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कैद को आजाद नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा यहीं रहना ही फिलहाल तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है उसका नाम चिक्सियाओ सोर्ड है। ये हमारे ड्रैगन कबीले के सबसे कीमती और शक्तिशाली खजानों में से एक है। आज से यह तुम्हारी हुई। अब ड्रैगन कबीले का पतन करीब है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अपने कबीले के नाते तुम बचे कुचे ड्रैगन्स का ख्याल रखोगे। एतेशम आरु आसया मेरा नहीं सुम। इतना कहने के बाद जुलोंग की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई और मैं गहरे सन्नाटे में डूब गया। इस समय मेरा मन अजीब कशमकश में था। अगर मैं कहूं कि मुझे जुलोंग से नफरत नहीं है तो यह झूठ होगा। आखिरकार उसी ने मुझे 10,000 साल के लिए इस काल कोठरी में बंद किया था। लेकिन अगर मैं खुद को जुलोंग की जगह रखकर देखूं तो उसकी बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई भविष्य देखने की शक्ति तो थी नहीं।
अब जब उसने खुद मेरे सामने अपना सिर झुकाया था और मुझे इतना बड़ा खजाना दिया था, तो मेरे दिल से उसके लिए सारी कड़वाहट खत्म हो गई। वैसे भी ये चिशियाओ तलवार कोई मामूली चीज नहीं थी। ये पौराणिक इमोर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड्स और गॉड किलिंग स्पीयर जैसी महाशक्तियों को टक्कर दे सकती थी। ठीक इसी समय पिछले 8,000 सालों से शांत पड़ा मेरा सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया। चेतावनी। होस्ट के सामने एक नया विकल्प आया है। यह सिस्टम मुझे 2 विकल्प देगा। पहला विकल्प, झुलोंग की आखिरी इच्छा को ठुकरा देना। दूसरा विकल्प, उसकी बात मान लेना और भविष्य में ड्रैगन कबीले पर आने वाले 3 बड़े संकटों को दूर करने का संकल्प लेना। इनाम, एक परम साधना स्थल। यह सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतनी बड़ी सौगात लेकर वापस आएगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूसरा विकल्प चुन लिया। भले ही पहले वाले इनाम की अपनी अहमियत रही हो, लेकिन एक सर्वोच्च साधना स्थल के सामने सब फीका था। इस कैद से बाहर निकलने के बाद मुझे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी ही, इसलिए इससे बेहतर इनाम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। वैसे भी मैं खुद एक 4 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन था, तो अपने ही कबीले की थोड़ी बहुत मदद करने में मुझे कोई एतराज नहीं था। जैसे ही मैंने यह विकल्प चुना, मेरे दिमाग में उस गुप्त साधना स्थल का रास्ता और वहां की फॉर्मेशन एंट्री मेथड दर्ज हो गई। इसके बाद मैं एक बार फिर अपनी गहरी साधना में लीन हो गया। मेरा एकमात्र लक्ष्य कैओस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की मूल ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर समा लेना था, ताकि जब मैं यहां से बाहर निकलूं तो इस खतरनाक दुनिया में मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। इसी दौरान होंगहुआंग के मुख्य युद्ध मैदान पर पूर्वज होंगजुन, यिनयांग पूर्वज और क्यानकुन पूर्वज को साथ लेकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झुलोंग और शिकलिन दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। हालांकि उनकी आखिरी सांसों के भयानक पलटवार ने लुओहो को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बावजूद लुओहो यह जंग जीत चुका था। वह महसूस कर सकता था कि पूरी दुनिया की भयानक डिमोनिक एनर्जी उसके शरीर में समा रही थी और उसके घाव तेजी से भर रहे थे। लेकिन जैसे ही लुओहो की नजर होंगजुन और उनके साथियों पर पड़ी, उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये तीनों ही क्वाजीसेंट के उच्चतम स्तर के महायोद्धा थे और होंगजुन तो संत बनने की दहलीज पर खड़े थे। फिर भी लुओहो डरा नहीं, क्योंकि अगर उसने इस आसुरी ऊर्जा को पूरी तरह पचा लिया तो वह भी परम शक्तिशाली बन जाता। मगर होंगजुन भी कोई नासमझ नहीं थे। वे जानते थे कि लुओहो को जिंदा छोड़ना विनाश को दावत देना होगा। इसीलिए चारों महाशक्तियों के बीच वहीं पर एक प्रलयकारी युद्ध छिड़ गया। उन चारों की भयानक ताकत से पूरा होंगहुआंग कांप उठा। दिव्य पर्वत और स्प्रिटवेंस एक एक करके तबाह होने लगे और अनगिनत पवित्र जड़ी बूटियां और जीव पलक झपकते ही राख में बदल गए। पूरे 10 साल तक चले इस विनाशकारी युद्ध के बाद आखिरकार फैसला हो गया। यिनयांग पूर्वज और क्यानकुन पूर्वज इस युद्ध में शहीद हो गए और अंततः लुओहो का भी अंत समय आ गया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए लुओहो ने एक भयानक श्राप और कसम खाई, हे स्वर्ग के दाओ, मेरे मरने के बाद मैं होंगहुआंग के सभी जीवित प्राणियों के इनर डीमन बन जाऊंगा, जो उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेगा। इसके साथ ही उसका शरीर नष्ट हो गया और उसके पास मौजूद सारे दिव्य खजाने स्पेस टाइम टर्बुलेंस में खो गए। धमाका शांत होने के बाद धूल के गुब्बार से होंगजुन बाहर निकले। वे बेहद थके हुए और गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की हुई थी और वे अकेले जीवित बचे थे। अगले ही पल आसमान से असीमित दिव्य पुण्य बरसना शुरू हो गया और होंगजुन पूरी तरह से उस सुनहरी रोशनी में नहा गए। उस दिव्य सुनहरी रोशनी के स्तंभ में नहाते ही होंगजुन के शरीर का प्रभामंडल और भी गहरा और असीम हो गया। काफी समय बाद जब वह दिव्य रोशनी गायब हुई, तब वे वहां से प्रस्थान कर गए। होंगजुन को जल्द से जल्द परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांत साधना में जाना था। देखते ही देखते 1000 साल का समय और बीत गया। उधर क्योस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की मूल ऊर्जा को रिफाइन कर रहे मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आखिरकार मेरी 10,000 साल की कैद की सजा पूरी हो चुकी थी। मेरे ड्रैगन शरीर को जकड़ने वाली भारी जंजीरें तड़प कर टूट गईं और मुझे मेरी आजादी वापस मिल गई। लेकिन मैंने तुरंत वहां से जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि क्योस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की मूल ऊर्जा को पूरी तरह रिफाइन करने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था और मैं खुद द लुओ गोल्डन इमॉर्टल के स्तर पर पहुंचने के बेहद करीब था, शायद अगले 1000 साल के भीतर। इसलिए मैंने तय किया कि मैं दालुओ जिनशिन बनने के बाद ही इस गुफा से बाहर कदम रखूंगा। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल गया और 800 साल पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन मेरी साधना स्थली के ठीक ऊपर आसमान में काले घने बादलों और कड़कती बिजली का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। यह मेरा दालुओ जिनशिन बनने का दिव्य इम्तिहान था। कैओस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की मूल ऊर्जा को खुद में पूरी तरह समा लेने के बाद मैंने जल के नियम पर भी महारत हासिल कर ली थी, इसलिए यह मामूली इम्तिहान मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था। मात्र कुछ ही दिनों में मैंने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया और एक शक्तिशाली दालुओ जिनशिन बन गया।
इसके बाद अपनी नई शक्तियों को पूरी तरह स्थिर और मजबूत करने के लिए मैं अगले 500 सालों तक वहीं रुका रहा। जब मेरी साधना का स्तर पूरी तरह स्थिर हो गया तब मैंने बिना किसी पछतावे के उस कैद खाने को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन मैं वापस ड्रैगन पैलेस नहीं गया, क्योंकि ड्रैगन कबीले के रिकॉर्ड से मेरा नाम पहले ही काटा जा चुका था। मुझे तो उस परम साधना स्थल की ओर जाना था जो 1000 साल पहले सिस्टम ने मुझे इनाम में दिया था। होंगहुआंग की मुख्य भूमि पर कदम रखने के बाद मैंने एक इंसानी रूप धारण कर लिया और आगे का सफर तय करने लगा। आखिरकार लोंगहान महाप्रलय के बाद अब इंसानों और इंसानी रूपों का ही दौर आने वाला था। 1 साल के सफर के बाद मैं एक बेहद शांत दिखने वाले समंदर के ऊपर पहुंचा। नक्शे के अनुसार यही मेरी आखिरी मंजिल थी। ऊपर से देखने पर यहां कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन हकीकत में यह जगह एक बेहद शक्तिशाली और प्राचीन सुरक्षा चक्र से छिपी हुई थी। किस्मत से मेरे पास सिस्टम द्वारा दिया गया प्रवेश मंत्र था। जैसे ही मैं उस सुरक्षा चक्र को पार करके अंदर गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां हर तरफ जादुई और दुर्लभ जड़ी बूटियां बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से हर एक कम से कम 10,000 साल पुरानी थी। और जो दूसरी बात मैंने महसूस की वह यह थी कि वहां की स्पिरिचुअल ची इतनी घनी और शुद्ध थी कि उसके सामने ड्रैगन पैलेस भी कुछ नहीं था। मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि पौराणिक पेंगलाई द्वीप था, जिसे साधना स्थल के रूप में पाना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। अफवाहें थीं कि यह द्वीप अद्भुत खजानों से भरा पड़ा है, इसलिए मैं बड़ी उम्मीदों के साथ इसकी खोज में जुट गया। थोड़ी दूर चलने पर ही मुझे बड़ी मात्रा में अलौकिक पेड़ पौधे मिले। इसके अलावा वहां कई जीवित प्राणी भी वास कर रहे थे, जिनकी साधना तियानशियन से लेकर जुआनशियन के स्तर तक थी। मेरा इरादा उन्हें वहां से भगाने या मारने का बिल्कुल नहीं था। पेंगलाई द्वीप इतना विशाल था कि हम सब वहां आराम से रह सकते थे। जल्द ही घूमते हुए मैं द्वीप के ठीक बीचों बीच पहुंच गया। वहां मैंने पानी का एक सुंदर तालाब देखा, जिसकी सतह सूरज की रोशनी में 3 अलग अलग रंगों में चमक रही थी। मैं हैरान रह गया। यह और कुछ नहीं बल्कि पौराणिक 3 लाइट होली वाटर संगवांग शेंशुई था, जो पूरी होंगहुआंग दुनिया में अपनी चमत्कारिक खूबियों के लिए मशहूर है। कुछ दिनों के भीतर मैंने पेंगलाई द्वीप का पूरा चक्कर लगा लिया। इस खोज में मुझे न केवल एक बेहतरीन आदिम खजाना वाटर क्लाउड पर्ल मिला, बल्कि मन को शांत करने वाला एक दिव्य पेड़ मेडिटेशन टी ट्री भी हाथ लगा। इसके अलावा साधारण अलौकिक जड़ी बूटियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं इस सबसे बेहद खुश और संतुष्ट था। ये सब भविष्य में मेरा अपना एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा करने की मजबूत बुनियाद बनने वाले थे। इसके तुरंत बाद मैंने द्वीप पर एक सही जगह चुनी और अपनी साधना कुटिया स्थापित करने का फैसला किया। मैंने अपनी दालुओ जिनशिन की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही जमीन से आलीशान महलों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। महल खड़े होने के बाद मैंने अपनी जादुई शक्ति से एक लड़के और एक लड़की के रूप में 2 दाओइस्ट बॉयज को प्रकट किया। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और उनसे कहा, मैं कुछ समय के लिए गहरी साधना में जा रहा हूं। तुम दोनों महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि कोई भी बाहरी जीव मेरी साधना में खलल न डाले। इतना कहने के बाद मैं पलटा और अपने महल के भीतर गहरी साधना कक्ष की ओर चल पड़ा। यह दिव्य मोती रक्षा और आक्रमण दोनों में ही बेजोड़ था। दोनों ही मामलों में इसकी अपनी अनूठी खूबियां थीं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह मेरे साधना मार्ग के बिल्कुल अनुकूल था। देखते देखते 3000 साल का समय बीत गया। शुरुआती 500 सालों में मैंने सफलतापूर्वक उस जल मोती को अपने वश में किया, और बाकी के 2500 साल मैंने उसके भीतर छिपे जल के नियम को समझने और आत्मसात करने में लगा दिए। अब जल के नियम पर मेरी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, और मेरी ताकत 3000 साल पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए अब मैंने अपनी इस लंबी साधना से बाहर आने का फैसला किया। साधना से बाहर आने के बाद मैंने उस दिव्य मेडिटेशन टी ट्री की कुछ पत्तियां तोड़ी और अपने लिए चाय बनाई। चाय का एक घूंट गले से नीचे उतरते ही मुझे असीम मानसिक शांति और ताजगी का एहसास हुआ। मेरा मन, जो साधना के बाद थोड़ा अशांत था, पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, यह पाया गया है कि पेंगलाई द्वीप पर रहने वाले जीवों के पास साधना करने की कोई सही विधि नहीं है। होस्ट के सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, द्वीप के सभी जीवों को 500 सालों तक ज्ञान देना और उन्हें साधना की सही विधि सिखाना। इनाम, अदृश्यता के नियम में प्रवेश। दूसरा विकल्प, इस बात पर कोई ध्यान न देना और अपने हाल पर छोड़ देना। इनाम, 1000 साल की अतिरिक्त साधना शक्ति। यह सुनने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत पहला विकल्प चुन लिया, क्योंकि मैं खुद भी बहुत पहले से ही इन जीवों को ज्ञान देने का मन बना रहा था। रही बात अदृश्यता के नियम की, तो यह मेरे लिए एक बेहतरीन और अनपेक्षित तोहफा था। अगले ही पल सिस्टम ने घोषणा की कि इनाम दे दिया गया है। जैसे ही इनाम मुझे मिला, मुझे अपने शरीर में एक अजीब और अनूठा बदलाव महसूस हुआ। इसका वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन था। मैंने मन में सिर्फ एक विचार किया और देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया।
यह देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। यह तो जान बचाने के लिए एक परम दिव्य चमत्कार था। इस शुरुआती स्तर पर भी एक दालुओ जिनशन की शुरुआती अवस्था वाला योद्धा भी मेरी मौजूदगी का रत्ती भर एहसास नहीं कर सकता था। और अगर मैंने इस कला को इसके चरम स्तर तक सीख लिया तो शायद कोई क्वासी सेंट भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इस नई शक्ति का परीक्षण करने के बाद मैं अपने महल से बाहर आया। मेरे दोनों बाल सेवक शियाओलियू और किंगझू मुझे देखते ही तुरंत सम्मान में झुक गए और बोले, स्वामी के साधना से वापस लौटने पर आपका स्वागत है। हम प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जल्द ही परम ज्ञान प्राप्त करें। उनकी बात सुनकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छे। 3000 सालों में तुम दोनों ने अपनी साधना को तियांशियन के मध्य स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचा लिया है। तुमने मेहनत की है और हमारी वुइन शाखा का नाम डूबने नहीं दिया। शियाओलियू ने थोड़े असमंजस में आकर पूछा, स्वामी यह वुइन शाखा क्या है? मैंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद को वुइन दाओइस्ट घोषित करता हूं, इसलिए तुम दोनों स्वाभाविक रूप से वुइन शाखा के शिष्य कहलाओगे। दरअसल जैसे ही मुझे अदृश्यता का नियम मिला मैंने तुरंत अपने लिए यह नया गुप्त नाम सोच लिया था। आखिरकार मेरा असली नाम माओइंग और ड्रैगन कबीले से मेरा संबंध मेरी असली पहचान को उजागर कर सकता था, जिसे गुप्त रखना बेहद जरूरी था। इसके तुरंत बाद मैंने अपने हाथ के इशारे से महल के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में वुइन पैलेस लिख दिया। इसके बाद मैंने पेंगलाई द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वेनदाओ पीक ज्ञान का पर्वत नाम अंकित किया। हालांकि पेंगलाई द्वीप पर प्राकृतिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां के जीवों के पास कोई सही साधना विधि न होने के कारण उनकी तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी थी और उनके लिए मोक्ष या परम ज्ञान पाना बेहद कठिन था। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मैं पद्मासन में बैठ गया और अपनी दिव्य आवाज में पूरी गूंज के साथ कहा, मैं पेंगलाई द्वीप का स्वामी वुइन दाओइस्ट हूं। इस द्वीप के जीवों को साधना के लिए तड़पते और संघर्ष करते देख मेरा दिल पसीज गया है। इसलिए आज से ठीक 1 महीने बाद मैं इस वेनदाओ पीक पर साधना और परम ज्ञान का मार्ग समझाऊंगा। जिसके भाग्य में होगा वह यहां आकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। याद रहे, इस पर्वत पर किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मेरी यह आवाज दिव्य शक्ति के प्रभाव से पेंगलाई द्वीप के कोने कोने में गूंज उठी। यह सुनते ही पूरे द्वीप के जीवों में एक खलबली मच गई। हर तरफ बस यही चर्चा होने लगी, द्वीप के स्वामी खुद ज्ञान देने वाले हैं। वेनदाओ पीक कहाँ है? जल्दी चलो। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। वेनदाओ पीक पर जीवों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। मैं सफेद वस्त्र धारण किए पर्वत की चोटी पर विराजमान था और शांत नजरों से नीचे जमा हुए जीवों को देख रहा था। मैंने अपनी असली ताकत को छुपा रखा था, फिर भी मेरे प्रभामंडल से एक हल्का सा दिव्य दबाव चारों तरफ महसूस हो रहा था। इस बार ज्ञान सुनने के लिए कई हजार जीव आए थे, जो द्वीप की कुल आबादी का लगभग 80%, 4/4 हिस्सा थे। बाकी बचे 20% जीव अलग अलग वजहों से नहीं आ पाए, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में एक ही बार मिलते हैं। जो चूक गया सो चूक गया। इसके बाद मैंने अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया और गंभीर आवाज में कहा, मैं पेंगलाई द्वीप का स्वामी वुइन दाओइस्ट हूं। जीवों की कठिन साधना को देखकर मुझे उन पर दया आ गई है। आज से अगले 500 सालों तक मैं यहां ज्ञान दूंगा। तुम इसमें से कितना सीख पाते हो ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी क्षमता और भाग्य पर निर्भर करता है। इस दौरान कोई शोर शराबा नहीं करेगा और न ही किसी दूसरे की साधना में बाधा डालेगा, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसे ही मैंने आखिरी लाइन कही, नीचे बैठे सभी जीवों के दिलों में एक सिहरन दौड़ गई, मानो बात न मानने पर उन पर कोई भारी विपत्ति आ जाएगी। इसके तुरंत बाद मैंने बिना समय गंवाए दिव्य ज्ञान की बातें कहनी शुरू कर दी। वेनदाओ पीक पर सत्य और ब्रह्मांड के नियमों की पवित्र ध्वनियां गूंजने लगीं। एक एक करके सभी जीव उस ज्ञान के सागर में पूरी तरह डूब गए। पर्वत पर चारों तरफ दिव्य ऊर्जा से बने सुनहरे कमल हवा में तैरने लगे, जो शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा का ही रूप थे। मेरा यह ज्ञान आसान बातों से शुरू होकर धीरे धीरे बेहद गूढ़ और गहरे स्तर पर पहुंचता गया। यहां तक कि जो जीव पहले से अमर हो चुके थे, उन्हें भी इस ज्ञान से बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे उपदेश गहरा होता गया, एक के बाद एक कई जीवों ने अपनी साधना के अगले स्तरों को हासिल कर लिया। 500 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। एक दिन मैंने बिल्कुल शांत भाव से कहा, 500 साल पूरे हो चुके हैं। आज का यह उपदेश यहीं समाप्त होता है। मेरी आवाज ने ज्ञान में डूबे उन सभी जीवों को तुरंत होश में ला दिया। हालांकि वे और ज्यादा सुनना चाहते थे और उनका मन अतृप्त था, लेकिन वे भी हकीकत जानते थे। इसलिए वे सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और मुझे आदरपूर्वक नमन करते हुए बोले,
हमें ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पूज्य गुरुवर। जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का प्रकाश स्तंभ नीचे उतरा। यह और कुछ नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग का दिव्य पुण्य, क्योंकि मैंने उसे अपने शरीर के भीतर सुरक्षित रख लिया ताकि भविष्य में कभी काम आ सके। इसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंजी, चेतावनी। यह देखा गया है कि द्वीप के ज्यादातर जीव होस्ट के प्रति अत्यधिक आदर और श्रद्धा का भाव रखते हैं। अतः होस्ट के सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, इस मामले में कोई दखल न देना और सब कुछ प्रकृति के भरोसे छोड़ देना। इनाम, एक शक्तिशाली दिव्य विद्या, नानमिंग लुआनहुरो। दूसरा विकल्प, उपदेश सुनने आए जीवों में से कम 5 को अपने शिष्यों के रूप में चुनना और पेंगलाई द्वीप पर एक नई व्यवस्था स्थापित करना। इनाम, तलवारबाजी के नियम में प्रवेश। यह सब सुनने के बाद मैं गहरे सोच में डूब गया। आपको बता दूं कि वह दिव्य आग फीनिक्स कबीले की सबसे खास जन्मजात शक्ति थी, जो इस संसार की सबसे खतरनाक आग में से एक मानी जाती थी। लेकिन फीनिक्स कबीला तो कभी ड्रैगन कबीले का कट्टर दुश्मन रहा था। अगर मुझ जैसे ड्रैगन को फीनिक्स कबीले की जादुई विद्या का इस्तेमाल करते हुए कोई देख लेता तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए मैंने बिना देर किए तुरंत तलवारबाजी के नियम को चुनने का फैसला किया। वैसे भी तलवार के साधक हमेशा से अपने बराबर के योद्धाओं में सबसे आगे और खतरनाक माने जाते हैं। एक ही वार में हजारों मील दूर बैठे दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर देने की इस कला का मैं खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा था। रही बात शिष्यों को चुनने और द्वीप पर एक व्यवस्था बनाने की, तो मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि यह तो मेरे लिए फायदेमंद था। इससे मुझे द्वीप के ऊर्जा स्रोतों और कीमती संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती। जैसे ही मैंने यह विकल्प चुना, मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर तलवारबाजी से जुड़ा एक और गहरा नियम समा गया है। तलवार चलाने की अद्भुत समझ मेरे दिमाग में किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। इसके बाद मैंने सामने बैठे जीवों पर अपनी नजर घुमाई और बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम सब में से कुछ बाहरी शिष्यों को चुनना चाहता हूं। क्या तुम में से कोई इसके लिए तैयार है? मेरी बात खत्म होते ही पूरे पर्वत पर एक बार फिर शोर मच गया। वे सब जानते थे कि मुझे अपना गुरु बनाने का मतलब था सीधे सफलता के आसमान को छू लेना। जीवों का ऐसा भारी उत्साह देखकर मैं मन ही मन खुश भी था और थोड़ा हैरान भी। ऐसा लग रहा था कि 5 शिष्यों की जगह बहुत कम पड़ने वाली थी। मैंने सोचा, चलो छोड़ो, क्यों ना कुछ ज्यादा शिष्यों को चुन लिया जाए। वैसे भी ये सिर्फ बाहरी शिष्य ही तो होंगे, इन पर मुझे बहुत ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मुख्य शिष्यों की बात थी, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं चुनने वाला था, क्योंकि मुख्य शिष्यों का भाग्य सीधे उनके गुरु के भाग्य से जुड़ा होता है। वे साथ में ही तरक्की करते हैं और साथ में ही डूबते हैं। उन्हें चुनने का मतलब था कि मुझे उन्हें सिखाने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ती। जब मैदान में थोड़ी शांति छा गई, तब मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम सबका यह उत्साह देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन आज मैं केवल 10 बाहरी शिष्यों को ही अपने साथ जोड़ूंगा। इतना कहकर मैंने उंगली के इशारे से भीड़ में से 10 जीवों को चुना और कहा, तुम 10 आगे आओ। बाकी के जीव अब अपने अपने स्थानों पर वापस लौट सकते हैं। मेरा यह चुनाव बिल्कुल भी अंधाधुंध नहीं था। इन 10 में अपनी अपनी कुछ खास खूबियां थीं। किसी की साधना का स्तर बहुत ऊंचा था, तो किसी की जन्मजात क्षमता गजब की थी। हालांकि उनके असली स्वभाव और चरित्र को तो समय के साथ ही परखा जा सकता था। फिलहाल मैं सिर्फ उनके चेहरे और प्रभामंडल को देखकर ही अंदाजा लगा सकता था। अगर भविष्य में मेरा यह अंदाजा गलत भी साबित हो जाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब बड़े बड़े संत भी अपने शिष्यों के चरित्र की 100% गारंटी नहीं ले पाते, तो मैं तो फिर भी सिर्फ एक दालुओ जिनशियन ही था। लोंगहान महाप्रलय के खत्म होने के बाद अब विच कबीले और डेमन कबीले का नया दौर शुरू होने वाला था। यह एक बिल्कुल नया युग था और आगे फिर से एक भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली थी। मैं मन ही मन इस नए दौर का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित था। इस खतरनाक दौर में अगर आप आगे बढ़ने की होड़ में शामिल नहीं होते तो आपका मिट जाना तय था। भविष्य से आने के कारण मेरे पास आने वाले कल का पूरा ज्ञान था और मेरी समझ इस युग के बड़े बड़े दिग्गजों से कहीं आगे थी। ऊपर से मेरे पास सिस्टम का सहारा भी था, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि मैं इस दुनिया के किसी भी अन्य शक्तिशाली जीव से पीछे छूट जाऊंगा। भले ही मुझे पर्पल क्लाउड एनर्जी, संत बनने की चाबी न मिले, तो भी मैं अपनी शक्तियों के बल पर एक अलग और अनूठा मुकाम हासिल करके रहूंगा, क्योंकि संत के नीचे के सभी जीव सिर्फ तिनके के समान होते हैं। हालांकि ऐसा मुकाम पाना कहने जितना आसान नहीं था। मैंने अपना सिर झटका और ज्यादा आगे की सोचना बंद कर दिया। अभी इन सब बातों के बारे में सोचना बहुत जल्दबाजी थी। मेरा अगला तात्कालिक लक्ष्य सिर्फ इतना था कि मैं इस दुनिया के सबसे शीर्ष स्तर के महायोद्धाओं की कतार में शामिल हो सकूं,
जल्द ही एक एक करके 10 शिष्य मुख्य दरबार में दाखिल हुए। हॉल के बीचों बीच खड़े होकर उन सब ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। शिष्य अपने पूज्य गुरुदेव को सादर नमन करते हैं। मैंने अपना हाथ उठाकर अपनी दिव्य शक्ति से उन सबको ऊपर उठाया और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, मेरे साधना में रहने के दौरान तुम सबने बहुत सराहनीय काम किया है और इसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। इतना कहकर मैंने हवा में अपना हाथ लहराया और 10 चमकदार रोशनियां तेजी से उड़ती हुई उन शिष्यों के पास पहुंच गईं। मैंने कहा, ये 10 मध्यम स्तर के अलौकिक खजाने हैं। तुम सब इनमें से एक एक अपने लिए चुन सकते हो। उन अद्भुत खजानों को अपने हाथों में पाकर शिष्यों के चेहरों पर हैरानी और खुशी साफ दिख रही था। उन्होंने झुककर धन्यवाद दिया। हमें यह अमूल्य उपहार देने के लिए गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। मैंने कुछ पल सोचा और फिर से कहा, साधना स्थल में जो 100 से ज्यादा अलौकिक पेड़ पौधे लगे हैं और उन पर जो दिव्य फल आते हैं, अगर तुम्हें अपनी साधना के लिए उनकी जरूरत पड़े तो तुम उनका 30% 3 भाग हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, उन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वे अलौकिक पौधे मेरे लिए सिर्फ सजावट के समान थे और मेरी अपनी उच्च साधना में उनका कोई खास योगदान नहीं था, इसलिए उन्हें इनाम में दे देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मेरी यह बात सुनकर शिष्यों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। इन दिव्य संसाधनों की मदद से वे अपनी साधना के स्तर को और भी तेजी से ऊंचा उठा सकते थे। जब सभी शिष्य थोड़े शांत हुए तब मैंने मुख्य मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं बहुत जल्द पेंगलाई द्वीप छोड़कर होंगवांग के मुख्य महाद्वीप की यात्रा पर निकलने वाला हूं। तुम जाकर द्वीप के सभी जीवों को सूचित कर दो। मेरे लिए फिलहाल की सीमा थी इस दिव्य तलवार की पूरी शक्ति और इसके भीतर छिपे असीमित रहस्यों को पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए कम से कम क्वासीसेंट के स्तर की साधना का होना अनिवार्य था। लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं हुआ। मेरे पास गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का शक्तिशाली सहारा था, जिसके रहते हुए मेरा क्वासीसेंट के ऊंचे मुकाम तक पहुंचना सिर्फ कुछ समय की बात थी। इसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान चिशियाओ तलवार से मिलने वाले तलवारबाजी के नियमों को गहराई से समझने और उन्हें अपने आत्मज्ञान में उतारने में लगा दिया। देखते ही देखते साधना कक्ष के भीतर 2000 साल का समय और पंख लगाकर उड़ गया। इस लंबी अवधि के बाद मैंने आखिरकार अपनी इस गहरी साधना से बाहर आने का फैसला किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि पूर्वज होंगजुन अपनी महान साधना पूरी करके बहुत जल्द परम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड के पहले संत के रूप में प्रकट होने वाले हैं। मुझे उनके संत बनने की उस महान घोषणा से पहले ही इस विशाल होंगवांग दुनिया में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कीमती अवसर, छिपे हुए खजाने और प्राकृतिक संपदाएं तलाशनी थीं। एक बार जब वे स्वर्ग के नियमों की मदद से इस पूरी सृष्टि के एकमात्र मार्गदर्शक बन जाते तो उनके प्रभाव से होंगवांग के सारे लावारिस और कीमती दिव्य खजाने उनके नियंत्रण में चले जाते। उसके बाद किसी भी पौराणिक खजाने को ढूंढ पाना या हासिल करना आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा कठिन हो जाता। मेरी जन्मजात क्षमता और आध्यात्मिक बुनियाद अब काउस ग्रेट वॉइड एंशिएंट ड्रैगन की आधी मूल ऊर्जा को सोखने के बाद इस दुनिया के सबसे शीर्ष और पवित्र जीवों के बराबर हो चुकी थी। इसलिए मैंने मन ही मन उन्हीं शक्तिशाली महायोद्धाओं और प्राचीन देवों को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मान लिया था। इन कुछ हजार सालों की निरंतर साधना के दौरान पेंगलाई द्वीप के बाहरी वातावरण में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था। होंगवांग की इस आदिम दुनिया में वक्त का पहिया बहुत अजीब तरह से घूमता है। यहाँ समय की कोई खास कीमत नहीं थी, क्योंकि यहाँ रहने वाले एक साधारण गोल्डन इमोर्टल की उम्र भी अमृता की सीमाओं को छूती है। मैंने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि को पूरे पेंगलाई द्वीप पर फैलाया और वहां का नजारा देखकर संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। मेरे द्वारा चुने गए उन 10 बाहरी शिष्यों ने इन बीते सालों में वास्तव में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। उन्होंने पूरे द्वीप की आंतरिक व्यवस्था, कमजोर जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन को बहुत ही सलीके से संभाल रखा था। इसके बाद मैंने मुख्य महल के गर्भगृह में ध्यान मग्न मुद्रा में ही अपनी आवाज को दिव्य तरंगों में बदला और अपने सभी 10 शिष्यों को एक साथ संदेश भेजा, तुम सभी बिना किसी देरी के तुरंत इस वुइन पैलेस के मुख्य दरबार में उपस्थित हो जाओ। इस लंबी साधना में जाने से पहले मैंने अपने लिए जो भी लक्ष्य और नीतियां तय की थीं, वे सभी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थीं। अब मेरे लिए पेंगलाई द्वीप की इस सुरक्षित चारदीवारी से बाहर निकलकर असली और विशाल दुनिया को अपनी नजरों से देखने का सही समय आ गया था। अगर सच कहूं तो इस प्राचीन होंगवांग दुनिया में पुनर्जन्म लेकर एक 4 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन के रूप में अवतरित हुए मुझे लगभग 20,000 साल बीत चुके थे। लेकिन ड्रैगन कबीले की कैद और फिर इस द्वीप की सुरक्षा के कारण मैंने आज तक पूर्वी समुद्र की सीमाओं के बाहर कभी कदम भी नहीं रखा था। यही वजह थी कि मैं होंगवांग के उस मुख्य रहस्यमयी और असीम महाद्वीप की यात्रा करने के लिए भीतर से बेहद उत्सुक था। इतिहास के ज्ञान के अनुसार लोंगहान महाप्रलय के पूरी तरह शांत होने के बाद अब इस वैश्विक मंच पर